वेलकम टू चेतन भर लर्निंग। टुडे वी डू स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में हम आज करते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि डाटा को हम डायग्रामेटिकली कैसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम करते हैं बार डायग्राम्स। नंबर 1 बार डायग्राम्स। तो बार डायग्राम्स है हमारे पास सिंपल बार डायग्राम। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे द फॉलोइंग डाटा गिव डाटा ऑन बर्थ रेट in India according to census survey of different years। तो हमें years दे रखे हैं और different years की हमें birth rate दे रखी है, जैसे 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80, birth rate is 30, 71 to 80, 81 to 90, 91 to 1000 and 2001 to 2010 हमें ये birth rate दे रखी है। ठीक है, अब जब हमने इसको डायग्राम के फॉर्म में ड्रॉ करना है, इसको हमने बार डायग्राम्स बनाने हैं। तो बार डायग्राम्स कैसे बनते हैं? सबसे पहले ये मेरी एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये मेरी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने ईयर्स जो लिख लिए 1951 टू 60, 61 टू 70 एंड सो ऑन। और यहां पे मेरे पास बर्थ रेट आ गई, गैप्स आ गए 10, 20, 30, 40, 50। सबसे पहले 51 टू 60 जो बर्थ रेट थी वो 45 थी। हमने एक बार ड्रॉ कर लिया, दिस 45, यहां से हमने 45 देखा और ये हमने बार ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो बार डायग्राम में क्या है कि मेरे पास जो ये विड्थ है बार्स की ये सेम होती है, ये विड्थ जो है वो सेम है। ठीक है, 51 टू 60, 61 टू 70 एंड सो ऑन। ये ईयर्स गिवन थे और ये डिफरेंट ईयर्स की वैल्यूज जो यहां पे थी हमने वो उस वे में यहां पे ड्रॉ करते गए। ठीक है, ये वर्टिकल बार्स थी तो इसको हम वर्टिकल बार डायग्राम्स भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो गैप्स होता है बार्स के बीच में, दिस गैप, ये भी हमारा इक्वल होना चाहिए। जब हम बार डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं तो ये गैप भी इक्वल होगा। बार्स की विड्थ जो है ये भी सेम होनी चाहिए। सेकंड बार था हमारे पास 61 टू 70, 35। हम वाई एक्सिस पे 35 देखेंगे, कहां पे है? यहां पे 30 है, ये 40 है, 35 इनके मिडल में होगा। तो ये हमारे पास बार की लेंथ जो है वो 35 आ गई, दिस टाइप। तो इसको हम क्या कहते हैं? बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम। ठीक है, सिर्फ मुझको वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन थी बर्थ रेट और वन टाइम मेरे पास एक साइड हमारे पास ईयर्स गिवन थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि एक और क्वेश्चन है, प्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। जरूरी नहीं है कि बार डायग्राम वर्टिकल फॉर्म में है, बार डायग्राम हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट थे A B C D E F और इनके मार्क्स गिवन थे 300, 250, 200, 150, 100 एंड 50। अगर अब हम यहाँ पे जो स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पे ले लेते हैं कि A B C D E F और नीचे इनके मार्क्स कंसीडर कर लेते हैं 50, 100, 150, 200, 250, 300 एंड 350। वाई एक्सिस यहाँ पे हमने मार्क्स लिख लिया। ठीक है, तो सबसे पहले A स्टूडेंट के मार्क्स जो थे वो 300 थे। A स्टूडेंट हमने यहाँ पे सबसे टॉप पे ड्रॉ कर लिया, ये A थे 300। बॉटम से हम वैल्यू 300 चेक कर लेंगे, 300 दिस, ये हमने बार ड्रॉ कर दिया। जरूरी नहीं है कि ए स्टूडेंट में सबसे ऊपर ड्रॉ करूं, ए स्टूडेंट में बॉटम पे भी ड्रॉ कर सकता था, बी उसके ऊपर, सी उसके ऊपर एंड सो ऑन। बी के मार्क्स जो थे 250, बॉटम पे हम 250 चेक करेंगे और ये मार्क्स बी के होंगे, तो बी के ये मार्क्स थे। अगेन जो मेरे पास ये बार्स हैं इनकी जो विड्थ है वो सेम होगी, ये विड्थ है इनकी, ये सेम होनी चाहिए। और ये मेरे पास जितने भी बार डायग्राम ड्रॉ होंगे इनके बीच में जो ये गैप है दो बार्स के बीच में, ये भी सेम होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड, मल्टीपल बार डायग्राम। पहला पॉइंट था हमारे पास सिंपल बार डायग्राम किस टाइप का होता है। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल बार डायग्राम्स। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कहता द फॉलोइंग टेबल शो द बर्थ एंड डेथ रेट। यानी कि अब हमारे पास टू एट्रीब्यूट्स हैं, दो चीजें हैं, एक बर्थ रेट है, एक डेथ रेट है। इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस रिपोर्ट्स बिटवीन 1931 to 42, 2017 and 18 present the data in the form of multiple bar diagram। तो अगेन पहले डाटा देख लेते हैं, उसके बाद
मल्टीपल बार डायग्राम कैसे होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ईयर्स दे रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स हैं, 31 to 40, 41 50, 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80, 81 to 90, 91 to 2000 एंड 2017 एंड 18 का डाटा है। तो बर्थ रेट मुझको गिवन थी 46, 7, 45, 40, 32, 41, 37, 32.5 एंड 22.5। डेथ रेट 36, 31, 27, 23, 19, 15, 11.5 एंड 7.3। अगेन जब हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं हमने एक्स एक्सिस पे ईयर्स कंसीडर कर लिए, ये बॉटम पे ईयर्स हैं, और वाई एक्सिस पे हमने जो था वो बर्थ रेट और डेथ रेट कंसीडर कर लिए। ठीक है, हमारे पास इनका जो गैप है दैट इज 10, 20, 30, 40 एंड 50। बॉटम पे ईयर्स है। अब यहां पे 31 टू 40 ये सबसे पहला ईयर है, 31 टू 40। इससे रिलेटेड मेरे पास टू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक बर्थ रेट है, एक डेथ रेट है। तो दोनों बार्स को मैं एक साथ ज्वाइन करके ड्रॉ करूंगा। ये वाली बार जो है ये हमारी बर्थ रेट को रिप्रेजेंट कर रही है 46 और डेथ रेट इज 36। तो यहां पे लेफ्ट साइड से हम 36 देखेंगे, कहां पे, ये 30 है, ये 40 है, दोनों का मिडल 35 हो गया, 36 थोड़ा सा इससे ऊपर हो जाएगा। ये हमारे पास सेकंड बार आ गई। फर्स्ट बार जो है दैट रिप्रेजेंट बर्थ रेट एंड सेकंड बार रिप्रेजेंट डेथ रेट। यहां पे ऊपर हमने यहाँ लिखा भी हुआ है कि ये जो ब्राउन वाले हमारे पास जो हैं बार्स हैं दैट रिप्रेजेंट बर्थ रेट, और जो येलोइश टाइप है दैट इज द डेथ रेट। ये डेथ रेट है। इट इज मल्टीपल बार डायग्राम। जब भी हमारे पास डायग्राम ड्रॉ होता है तो हम लिखते हैं कि डायग्राम ये जो है ये किस टाइप का डायग्राम है। ये वाई एक्स एक्सिस है, यहाँ एक्स लिखा होता है, ठीक है। ये ओरिजिन है, यहाँ पे हम ओ लिखते हैं। ये ओ एक्स एक्सिस है, ये ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रही है ओ एक्स एक्सिस। ओ वाई एक्सिस जो है इधर हम वाई लिखते हैं। ओ वाई एक्सिस जो है वो बर्थ रेट एंड डेथ रेट को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद ये जो डाटा है ये क्या है, ये हमने ऊपर इसकी हेडिंग लिखी हुई है, दैट इज द बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन इंडिया। इंडिया के अंदर बर्थ रेट एंड डेथ रेट हेडिंग। और कहां से कहां तक, 1931-40 टू 2017-18 पर 1000, यानी कि हर एक वैल्यू पर 1000 है। अगर मैं बर्थ रेट की बात करता हूं तो दिस बर्थ रेट इज 46 बर्थ हुए पर 1000, यानी कि 1000 पॉपुलेशन के पीछे हमारे पास 46 बर्थ है। और डेथ की बात भी करते हैं तो पर 1000 ही है, दैट इज 36 डेथ्स हैं पर 1000 पॉपुलेशन के पीछे 36 की डेथ है। तो सेम नेक्स्ट हमारे पास आ गया 41 टू 50। ये बार विड्थ सेम होगी कि ये बार और ये बर्थ के जो बार हैं ये विड्थ सेम है, डेथ के बार जो हैं इनकी विड्थ भी सेम है। और दोनों ईयर्स, ये जो मेरे पास ईयर्स हैं दिस 19, 31, 40 एंड 41 टू 50, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास सेम है। तो ये हमारे पास मल्टीपल बार डायग्राम है। अगर मेरे पास 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास जो कोई भी हम बात करते हैं कि मेल की बात करते हैं कि मेल्स जो हैं वो कितने मेल्स जो हैं वो स्कूल जाते हैं, कितने जो है वो कॉलेज, और कितने जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी, ठीक है। डिफरेंट ईयर्स की बात करते हैं, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड सो ऑन। तो इन दिस केस अगर मुझको बार डायग्राम्स, मल्टीपल बार डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं तो मैं इस वे में करूंगा कि ये हमारा फर्स्ट ईयर है, इसमें जो नंबर ऑफ मेल्स हैं वो ये स्कूल गोइंग है, ये कॉलेज गोइंग है और ये यूनिवर्सिटी गोइंग है। ये 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर की बात करते हैं कि ये सेकेंड ईयर है, इसमें जो स्कूल गोइंग थे वो ये हैं, और जो कॉलेज गोइंग मेल्स हैं वो ये हैं, यूनिवर्सिटी वो ये हैं, दिस। तो ये डिफरेंट ईयर्स इस वे में ड्रॉ होते जाएंगे। मल्टीपल बार डायग्राम्स, सेम ईयर के लिए हमारे पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सब डिवाइडेड बार डायग्राम, थर्ड टाइप, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम क्या है, सबसे पहले डाटा देखते हैं क्या है हमारे पास। द फॉलोइंग टेबल शो द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन इंडिया ड्यूरिंग 1415 टू 1718, यानी कि 1415 से लेके 1718 तक।
ठीक है, 14-15 आ गया, नेक्स्ट हमारे पास 15-16 ईयर आ गया, नेक्स्ट 16 to 17, नेक्स्ट इज 17 to 18। ठीक है, डिफरेंट सोर्स, एक सोर्स है हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एक है हमारे पास थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इनकी जो प्रोडक्शन गिवन है दैट इज इन 1000 मिलियन किलोवाट्स। जो भी ये प्रोडक्शन है दैट इज 1000, यानी कि ये वैल्यू 46,000 मिलियन किलोवाट्स। जो इनके यूनिट्स हैं हमने ये ऊपर लिख लिए, हर एक वैल्यू के साथ 1000 है और हर एक वैल्यू मिलियन किलोवाट्स के अंदर है। ठीक है, आगे क्या कहा था, डिफरेंट सोर्स इन इंडिया ड्यूरिंग डिफरेंट ईयर प्रेजेंट द डाटा इन सब डिवाइडेड बार डायग्राम। तो हमने क्या किया, हमने इनके टोटल कर लिए, यानी कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये थर्मल इलेक्ट्रिसिटी और ये हमारे पास टोटल प्रोडक्शन आ गई, द टोटल ऑफ दीज टू वैल्यूज। नेक्स्ट आ गया मेरे पास 2015-16 में इतनी प्रोडक्शन जो थी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी थी, ये थर्मल है, टोटल 121 है। नेक्स्ट ईयर 16 to 17 में हाइड्रो थर्मल टोटल 130 आ गया और 17-18 में 51,000 मिलियन किलोवाट, 89,000 मिलियन किलोवाट और टोटल इज 140। सिंपल टोटल की है मैंने। उसके बाद जब हम इनको ड्रॉ करेंगे, अगेन हमारी जो एक्स एक्सिस है इस पे हमने ईयर्स लिख लिए, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स जो यहां पे मुझको गिवन थे। सबसे पहले 14-15, 15-16, 16-17 एंड 17-18 आ गया। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास जो बार था टोटल प्रोडक्शन दैट इज 110, तो हमारा जो बार होगा वो 110 तक ड्रॉ होगा, दिस टाइप। यहां पे 20, 40, 60, 80, 20 के गैप्स आ गए और ये 110 तक ये ड्रॉ हो गया टोटल प्रोडक्शन। आउट ऑफ दिस टोटल प्रोडक्शन मेरे पास जो 46 है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो बॉटम पार्ट है हर एक बार का दैट इज द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 46 लेफ्ट साइड पे मेरे पास जो ये प्रोडक्शन है इसमें मैं 46 चेक कर लूंगा, 40 एंड 60 के बीच में 50 आ गया, 50 से थोड़ा सा कम जो है वो 46 हो जाएगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, बॉटम पार्ट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 46 लिखी हुई है। अगर 46 नहीं लिखी तो मैं यहां से मेजर करके ये कैलकुलेट कर लूंगा कि ये 40 से ज्यादा है, 45 से ज्यादा है और 50 से कम है, तो अप्रॉक्सीमेट 45-46 होना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे एग्जैक्ट लिखी हुई है 46 और ऊपर भी वैल्यू टोटल 64 लिखा हुआ है, यानी कि जो हमारे पास थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है वो इससे अबव पार्ट है और उसका टोटल 64,000 मिलियन टन है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स आने चाहिए थे मेरे पास 1000 मिलियन किलोवाट, सॉरी किलोवाट्स, मिलियन किलोवाट्स, दिस वन। ठीक है, ये तो उसके बाद सेकंड बार की बात करते हैं। सेकंड सब डिवाइडेड का क्या मतलब है कि टू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है, वन टाइप बॉटम पे है और दूसरी उसके अबव, सेम बार के अंदर ही दो टाइप की इंफॉर्मेशन है। जो मल्टीपल बार डायग्राम थे उसमें हमने मल्टीपल बार्स ड्रॉ किए थे। ठीक है, लेकिन अगेन जब हमने मल्टीपल ड्रॉ किए थे तो मल्टीपल में जो सेम ईयर से रिलेटेड थे वो हमने ज्वाइन किए थे। यहां पे जो हमारे पास सेम ईयर से रिलेटेड है वो एक के ऊपर एक ही होगा, सब डिवाइडेड, यानी कि कुछ पार्ट जो है वो वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और जो अदर पार्ट होगा बार का वो दूसरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ठीक है, तो सेकंड ईयर की मेरे पास टोटल था 121, तो मेरा सेकंड बार जो है वो 121 तक जाएगा। ये 120 है तो 120 से स्लाइटली थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा 121। तो बॉटम पार्ट जो है दैट इज 49, तो बॉटम पार्ट का जो टोटल है वो 49 है मेरे पास और जो मेरे पास अबव पार्ट है दैट इज 72 रिमेनिंग आ गया। सेम एज इट इज ड्रॉ हो जाएगा। यहां ऊपर हमने ये जो इनकी कलरिंग है ये ऊपर लिख ली है कि ये जो मेरे पास बॉटम कलर येलो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को। जो ये अबव मेरे पास कलर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो कंपोनेंट ये क्या लिखा, कंपोनेंट बार डायग्राम या फिर इसको हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम भी कहेंगे। ठीक है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ऊपर हमने अगेन हमारा जो ये ग्राफ है सब डिवाइडेड का, इसकी हमने हेडिंग डाल दी हाइड्रो या थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन इंडिया और फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर, और जो वैल्यूज हैं वो 1000 मिलियन किलोवाट्स के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ्स दैट इज द पाई चार्ट। पाई चार्ट या फिर इसको हम सर्कुलर डायग्राम्स भी कहते हैं, सर्कुलर डायग्राम्स।
तो सर्कुलर डायग्राम्स कैसे होंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि परसेंटेज वैल्यूज आर कन्वर्टेड इनटू कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ 360 डिग्री, यानी कि मेरे पास यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस एंड इंश्योरेंस और कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज ये सेक्टर्स दे रखे थे और इनका मुझे परसेंटेज शेयर दे रखा था। यानी कि ये सारी वैल्यूज परसेंटेज की फॉर्म में, मैक्सिमम इन सब का जो टोटल होगा दैट इज 100, यानी कि जब भी वैल्यू मुझे परसेंटेज की फॉर्म में होगी तो मेरे पास जो टोटल होगा वो 100% होगा। या फिर अगर ये परसेंटेज की फॉर्म में नहीं है, मुझे वैल्यू वैसी दे रखी होती तो भी हम पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम परसेंटेज शेयर को एंगल्स की फॉर्म में, एंगल के कंपोनेंट में डिवाइड कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ये जो मेरा टोटल है एंगल्स का दैट इज 360 डिग्री, यानी कि ये जो 100% है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री के इक्वल होगा। दिस वन, ये रिलेशन है परसेंटेज टू डिग्री एंगल एंड एंगल टू परसेंटेज। ठीक है, जब भी पाई चार्ट बनता है, पाई चार्ट मीन एक सर्कुलर फॉर्म में हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, और सर्कुलर फॉर्म में जब हम इस डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो सेक्टर्स हैं, अगर मैं ये सेक्टर्स की बात करता हूं कि ये मेरे पास 1 टाइप ऑफ डाटा, ये सेकंड टाइप, ये थर्ड टाइप, ये फोर्थ टाइप, ठीक है, और इसको मैं एंगल्स की फॉर्म में करता हूं तो ये मेरे पास जैसे 91.44 डिग्री का एंगल है, दिस एंगल इज 58.32 डिग्री। ये एंगल्स कहां से आए वो मैं अभी बताता हूं। दिस एंगल इज 46.08, दिस एंगल 65.16, दिस एंगल इज 99 डिग्री। सभी एंगल्स का जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री के इक्वल होगा। और अगर मैं इसको परसेंटेज की फॉर्म में ड्रॉ करता हूं तो मेरे पास परसेंटेज की फॉर्म में भी ये 16.2% होगा, 16.2%, एंड दिस डाटा 25.4, 25.4%, and this 99 is 27.5%, and 65.16 is 18.1%, 18.1%, and 46.08 is 12.8%। और परसेंटेज का भी टोटल, इन सभी परसेंटेजेस का जो टोटल होगा दैट इज इक्वल टू 100% के इक्वल होगा। यानी कि पाई चार्ट जब भी हमें गिवन होगा, आइदर वो परसेंटेज की फॉर्म में होगा तो परसेंटेज, सभी परसेंटेजेस का टोटल 100%, या एंगल्स की फॉर्म में है तो सभी एंगल्स का जो टोटल होगा दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, अगर कई बार मुझको डायरेक्ट वैल्यूज भी दे दी, जैसे कि ये मान लो वैल्यू मुझे 120 दे दी, ये मुझे 150 दे दी, ये 200 दे दी, ये मुझको 350 दे दी, ये मुझे 500 दे दी, इन सब का जो भी टोटल होगा दैट टोटल रिप्रेजेंट 360 डिग्री। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये एंगल्स जो हैं ये कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करने हैं देखते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सबसे पहले हम एंगल्स देखते हैं कि हम एंगल्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर पाई चार्ट कैसे ड्रॉ होता है वो देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास इन सभी एंगल, सभी वैल्यूज का टोटल ये परसेंटेज की फॉर्म में है, तो मेरे पास इन सब का टोटल 100 ही आएगा, 100% ही आएगा। अगर वैल्यूज डिफरेंट होगी तो जो भी इनका टोटल होगा वो मैं लिख लूंगा। उसके बाद अगर मुझे एंगल्स कैलकुलेट करने हैं तो कैसे कैलकुलेट होंगे, दैट इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, सिंपल यूनिटरी मेथड अप्लाई करूंगा मैं कि ये जो 100 है, ये जो 100 है ये 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। यूनिटरी मेथड, 100% रिप्रेजेंट 360 डिग्री, 1% रिप्रेजेंट 360 डिवाइडेड बाय 100, और दिस 16.2 कितने डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, तो मैं इंटू 16.2 कर दूंगा। ये मेरे पास पहला एंगल आ जाएगा जो 16.2% को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज इक्वल टू 58.32 डिग्री। ये आ गया। ठीक है, देख सकते हो 16.2 अपॉन 100 इंटू 360, 25.4 अपॉन 100 इंटू 360, 27.5 अपॉन 100 यानी कि टोटल। अगर टोटल डिफरेंट है, These values are not in percentage, values different है। यहां पे मेरे पास 200 होती और टोटल मेरे पास 700 होता, तो मैं क्या करता यहां पे 200 डिवाइडेड बाय 700 इंटू 360, ये मेरे पास एंगल कैलकुलेट हो जाता। ठीक है, सेम यहां पे 27.5 अपॉन टोटल दैट इज 300 इंटू 360, 99 डिग्री, 65.16,
46.08 डिग्री एंड टोटल इन सब का 360 आ गया। ठीक है, ये मेरे पास डाटा गिवन था। मैंने डाटा से जो भी डाटा गिवन था इसको मैंने एंगल्स की फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। अगेन जब भी हम कोई डायग्राम ड्रॉ करते हैं ऊपर हम ये जरूर लिखते हैं कि ये जो डायग्राम है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी हेडिंग क्या है। तो इसकी हेडिंग क्या थी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जितनी भी टाइप्स थी, ये मेरे पास सेंटर है इस सर्कल का, हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये सेंटर है। सेंटर के बाद मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली दिस, और उसके बाद जैसे कि हमारे पास प्रोटेक्टर है या जिसको हम डी कहते हैं, उससे मैंने यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले 58.32 डिग्री का दिस, ये मेरे पास एंगल 58.32 डिग्री का आ गया। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, प्राइमरी सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि ये जो शेडिंग है मेरे पास, दिस शेडिंग रिप्रेजेंट प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद मैंने इस लाइन को बेस मान के मैंने नेक्स्ट एंगल अपना 91.44 डिग्री का ड्रॉ कर लिया, दिस एंगल ये 91.14 डिग्री, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंडरी सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो कलर है, दिस कलर रिप्रेजेंट सेकेंडरी सेक्टर, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। एंड सो ऑन, नेक्स्ट एंगल 99 डिग्री, नेक्स्ट 65.16 डिग्री एंड 46.08 डिग्री। टोटल सभी एंगल्स का जो सम होगा मेरे पास दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो दिस इज ए पाई चार्ट, या फिर हमारे पास एक सर्कुलर डायग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट इज हिस्टोग्राम्स, थर्ड टाइप हिस्टोग्राम्स। अब हम हिस्टोग्राम्स में डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं। अगेन द टेबल बिलो शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज corresponding to different range of marks in statistics present the information in the form of histograms। मुझे मार्क्स दे रखे हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। यानी कि 0 मार्क्स से 10 मार्क्स के बीच में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट है। 10 मार्क्स से लेके 20 मार्क्स के बीच में हमारे पास 10 है, 15 है, 20, 12, 8 एंड 4 सो ऑन। ठीक है, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। अगेन हमारी जो एक्स एक्सिस है, ओ एक्स एक्सिस, इसको हम ओ एक्स एक्सिस कहते हैं, इस पे हमारे पास मार्क्स आ गए, और मेरे पास जो ये ओ वाई एक्सिस है, यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मेरे पास जो मार्क्स थे वो मिनिमम मार्क्स 0 है, मैक्सिमम 70 है, तो मैंने 0 to 70 ड्रॉ कर लिया। ये 0 जो ओरिजिन है, ये 10 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया, 40, 50, 60, 70, 80 एंड सो ऑन। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे पास 20 हैं, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। सबसे पहले 0 to 10 के बीच में 5 स्टूडेंट्स थे, तो ये 0 और ये 10, ये हमने 5 स्टूडेंट्स जो थे ये हमने एक बार बना ली। जो बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है, बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में ये डिफरेंस है कि जो हिस्टोग्राम्स है वो कॉन्टिन्यूस बनते हैं, इनके बीच में गैप्स नहीं होते, लेकिन बार डायग्राम्स जो हैं उनके बीच में गैप्स हैं और गैप्स इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो हमारी जो फर्स्ट क्लास है वो 0 to 10 है, तो नेक्स्ट जो है वो 10 से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि अगर 10 से स्टार्ट नहीं होती तो बीच में गैप आ जाएगा। तो फर्स्ट क्लास अगर 0 to 10 है, नेक्स्ट 10 to 20, और नेक्स्ट ये 20 पे खत्म हो रही है, तो नेक्स्ट क्लास हमारी 20 से स्टार्ट होगी। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, these 0, 10 these are lower limits, एंड 10, 20, 30 जो ये हैं ये हमारी अपर लिमिट है। जैसे कि ये हमारी क्लास है 30 to 40, इस क्लास में जो ये 30 इट रिप्रेजेंट लोअर लिमिट, ये मेरे पास अपर लिमिट है, अपर लिमिट। ठीक है, और मेरे जो क्लास का साइज है, क्लास साइज दैट इज 10, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 40 माइनस 30 दैट इज 10, दिस इज क्लास साइज, इसको हम क्लास साइज कहते हैं। तो हमारे पास 10 to 20 कितना था, 10 to 20 वैल्यू 10 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है, तो मेरा जो नेक्स्ट ये जो बार है जो हिस्टोग्राम्स ड्रॉ रहा है उसकी मैक वैल्यू 10 आ गई, यहां से हम 10 चेक कर लेंगे और ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 20 to 30 15 है, नेक्स्ट हमारे पास 15 है, सेम लाइन के ऊपर ड्रॉ होगा, ये 15 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 30 to 40 जो है वो 20 है, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो 20 ड्रॉ हो जाएगा दिस वे, 20 ये वैल्यू मैंने इस साइड से चेक करनी है, दिस 20। नेक्स्ट मेरे पास है 40 to 50 12 है, 40 to 50 ये 12 आ जाएगा, 50 to 60 नेक्स्ट वैल्यू इज 8,
ये मेरे पास आई, और 60 to 70 हमारे पास वैल्यू 4 आ गई। ये हमारे पास हिस्टोग्राम्स है, हिस्टोग्राम्स ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल्स, यानी कि ये जो क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये इक्वल है। ऊपर मैंने जो ये हिस्टोग्राम्स है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमने ऊपर लिख लिया। डिफरेंट रेंज ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, ये हमारे पास इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नीचे मार्क्स है, ये हिस्टोग्राम्स है। बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस था कि बार डायग्राम्स दो बार्स के बीच में इक्वल गैप्स थे, चाहे वो मल्टीपल बार्स थे, लेकिन यहाँ पे हिस्टोग्राम्स जो है उनमें गैप्स नहीं होंगे। जहां पे हमारी पास फर्स्ट बार खत्म होगी 0 to 10, नेक्स्ट हमारी 10 से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉलीगन। पॉलीगन, ठीक है, तो पॉलीगन नेम से ही पता लगता है पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन है हमारे पास एन साइडेड क्लोज फिगर। एन साइडेड, ये 3 साइडेड भी हो सकती है, 4 साइडेड, 5 साइडेड, 10 साइडेड, 20 साइडेड, 25 साइडेड फिगर भी हो सकती है। तो साइडेड फिगर यानी कि पॉलीगन मीन कि एन साइडेड क्लोज्ड फिगर। वर्ड क्लोज्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे देखते हैं। अगेन हमारे पास इंफॉर्मेशन है, following table show the number of students of a college corresponding to the different range of marks in statistics, make a frequency polygon, यानी कि मुझे frequency polygon बनाना है। सेम एग्जांपल है जो अभी हमने की थी। मार्क्स दे रखे हैं 0 10 10 20 20 30 30 40 40 to 50 50 to 60 60 to 70 और नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 10 15 20 12 8 and 5। हमने इनसे अपने हिस्टोग्राम्स ड्रॉ कर लिया, जैसे कि अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में हिस्टोग्राम्स ड्रॉ किए थे। ठीक है, ये मेरा हिस्टोग्राम हो गया सबसे पहले 5, उसके बाद नेक्स्ट आ गया 10, नेक्स्ट आ गया मेरे पास 15, नेक्स्ट हमने ड्रॉ किया 20, नेक्स्ट हमने ड्रॉ किया 12, नेक्स्ट हमने ड्रॉ किया 8, नेक्स्ट हमने ड्रॉ किया 5। अब मुझे यहां पे पॉलीगन बनाना है। तो पॉलीगन कैसे बनेगा, जितने भी ये हिस्टोग्राम्स हैं, ये बार्स हैं, इनके मिड पॉइंट जो होंगे, मिडल वैल्यूज जो होंगी, उनको हम ज्वाइन करेंगे। जैसे कि ये 5 है, 5 का मिडल क्या होगा, 0 to 10 का मिडल क्या होगा, ये 5 वाला ये पॉइंट। ये 10 to 20 का मिडल क्या होगा, इस बार का ये मिडल पॉइंट है। ये 20 to 30 का दिस पॉइंट इज द मिडल, 30 to 40 में दिस पॉइंट इज मिडल, 40 to 50 में दिस पॉइंट इज मिडल, 50 to 60 में दिस पॉइंट इज मिडल, 60 to 70 में ये पॉइंट मिडल है। उसके बाद लास्ट हम ये 70 to 80 भी कंसीडर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं 70 to 80 कंसीडर करूंगा और 70 से 80 का जो मिड होगा उसको भी मैं ज्वाइन करूंगा। सेम एज कि अगर फर्स्ट हिस्टोग्राम मेरा 0 to 10 से हो रहा है तो यहां पे मैं इधर इसको लेफ्ट साइड को एक्सटेंड करूंगा और यहां पे मेरे पास होगा -10, ये मेरे पास है -20, तो -10 और 0 का जो मिड है उसको भी मैं ज्वाइन करूंगा। इन सभी पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो इनको ये पॉइंट स्केल से ज्वाइन करना है। स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। दिस हर एक मिड पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर लिया, दिस एंड दिस लाइन क्लोज होगी तो ये मेरे पास एक क्लोज्ड पॉलीगन बन गया। एन साइडेड क्लोज्ड, कितनी साइड्स हैं हम लिखते हैं। ये क्यू, ये पॉइंट है मेरे पास एस, सॉरी ये क्यू, ये मेरे पास क्यू है, ये जी है, पी है और ये मेरे पास आई है, ये ए है, ये पॉइंट आई, ये एल है, सॉरी ये ए, ये आई, ये पॉइंट जे, यू एंड दिस पॉइंट इज डब्ल्यू। इन सब को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो मेरे पास एक क्लोज्ड फिगर बन जाएगी। जब भी बात पॉलीगन की होगी ध्यान रखना, ये जो लास्ट मेरे पास ये हिस्टोग्राम था 60 to 70, इसके इस मिड पॉइंट से मैं नेक्स्ट क्लास के मिड पॉइंट को भी ज्वाइन करूंगा, एक्स एक्सिस पे इस लाइन को ज्वाइन करूंगा, तभी ये हमारे पास जो है ये पॉलीगन बनेगा। ठीक है, क्योंकि क्लोज्ड होना चाहिए ये हमारे पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है, तो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब हमें क्या दे रखा था, मार्क्स 10 to 20 20 to 30 सेम दे रखे हैं और 60 to 70 तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 10 15 20 22 15 एंड 10। अब मुझे इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, लेकिन मुझे हिस्टोग्राम्स नहीं बनाने, मुझे डायरेक्ट पॉलीगन बनाना है।
तो डायरेक्ट पॉलीगन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इन मार्क्स के मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लूंगा। इनके मिड पॉइंट क्या हो जाएंगे, 10 to 20 में क्या मिड होता है, दोनों क्लासेस को, दोनों लिमिट्स को प्लस करो, डिवाइडेड बाय 2 कर लो, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2, 10 + 20 30 डिवाइडेड बाय 2 इज 15। वैसे भी हमें मालूम है कि 10 और 20 का मिड 15 होता है, तो 15 आ गया, 25 आ गया, 35 आ गया, 45 आ गया, 55 आ गया, 65 आ गया। फ्रीक्वेंसीज एज इट इज आ जाएंगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहला 10 था, 15 था, 20 था, ये रहा 20, 22, 15 एंड 10, 22, 15 एंड 10, ये आ गया। इन दोनों वैल्यू से हम अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कैसे ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ रखा है। ये मेरे पास y एक्सिस है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, बॉटम पे हमारे पास मार्क्स हैं, ये मैंने मार्क्स लिख लिए। ठीक है, हमारे मार्क्स कैसे हैं, सबसे पहले मेरे पास था 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 दिस वे में। उसके बाद जब हमने ड्रॉ किए, कैसे ड्रॉ करने हैं, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम, यानी कि हिस्टोग्राम के बिना हम जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना रहे हैं। ठीक है, कैसे ड्रॉ करने हैं, लास्ट स्लाइड देखते हैं। लास्ट स्लाइड मेरे पास ये था कि 15 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है। 15, अब हमारे पास यहां पे 15 ये है, दिस पॉइंट इज 15, मार्क्स 15 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो मेरे पास कितने थे, 15 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो 10 थे। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास 10 है, यहां से मैंने 10 चेक किया, ये पॉइंट आ गया मेरे पास। सेकंड मेरे पास 25 के कॉरस्पॉन्डिंग कितने थे, मेरे पास 25 के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15 थे, तो 15 ये 25 है, 25 के कॉरस्पॉन्डिंग ये मेरे पास 15 है, दिस ये 15। नेक्स्ट 35 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कितने थे, 35 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास 20 थे, जे आ गया। तो हमने इसको ड्रॉ कर लिया, ज्वाइन कर लिया। सबसे पहले मेरे पास ये था, इससे पहले 15 से पहले ये गैप मेरे पास 10 के गैप चल रहे हैं, 15, 25, 35, 45, 55, 65, तो मेरे पास जो डाटा था वो 65 तक का था। ये देखो, जो लास्ट मेरे पास मिड वैल्यू थी वो 65 थी। तो मैंने क्या किया, यहां पे इसको मैं इरेज कर रहा हूं, लास्ट वैल्यू जो थी दैट इज 65, तो हमने इसमें, और फर्स्ट वैल्यू 15 थी, लास्ट वैल्यू मेरे पास 65 थी, ये वैल्यू मेरे पास सबसे लास्ट है, ये वैल्यू मेरे पास सबसे पहली थी। हमने नेक्स्ट 65 में 10 ऐड किया, 75, इस लाइन को 75 पे ज्वाइन कर दिया, और इस लाइन को हमने यहां 5 पे ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। कितनी साइडेड फिगर है ये मेरे पास, अगर मैं इसको ए नेम देता हूं, ये बी आ गया, सी, डी, ये पॉइंट ई आ गया, ये एफ आ गया, ये जी आ गया, और ये एच आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास एक पॉलीगन है जिसमें कितनी साइड्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये 8 साइडेड क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, 8 साइडेड क्लोज्ड फिगर पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो हमने ड्रॉ किया है, ये फ्रीक्वेंसीज ड्रॉ किए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है फ्रीक्वेंसी कर्व। अभी हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किया था, अब फ्रीक्वेंसी कर्व है। दोनों सेम है, मिलती जुलती हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। हमारे पास ये डाटा है, इस डाटा को अगर मैं हिस्टोग्राम्स ड्रॉ कर देता हूं, अगेन जैसे कि हम पॉलीगन ड्रॉ कर रहे थे, हिस्टोग्राम्स के जो मिड वैल्यूज हैं, इस पूरे डाटा को के से रिलेटेड हमने हिस्टोग्राम्स ड्रॉ कर दिए। ये हिस्टोग्राम्स है, मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं, थोड़ा सा डार्क कर देता हूं इनको। ये हिस्टोग्राम्स हैं, सभी बार्स आपस में ज्वाइन हो रही हैं। ठीक है, ये और सभी बार्स के बीच में ये इक्वल इंटरवल्स हैं, तो इनकी जो विड्थ है वो भी इक्वल है। दिस वन, ये आगे। ठीक है, अब हमने पॉलीगन कैसे बनाया था, हमने इनके मिड पॉइंट्स कंसीडर कर लिए थे, तो अगेन हम इनके मिड पॉइंट्स को डार्क कर लेते हैं। अब मुझे ये सभी मिड पॉइंट्स जो हैं ये ज्वाइन करने हैं, मिड पॉइंट्स मुझे ज्वाइन करने हैं, बट फ्री हैंडेड ज्वाइन करने हैं, फ्री हैंडेड। पहले हमने स्केल से ज्वाइन किए थे क्योंकि मुझे वहां पे साइड्स चाहिए थी। अब ये बात कर्व की हो रही है, फ्रीक्वेंसी कर्व की बात हो रही है, तो हम यहां पे फ्री हैंडेड ज्वाइन करेंगे, कॉर्नर्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो जब हम इनको फ्री हैंडेड ज्वाइन करेंगे तो जरूरी नहीं है कि मैं इसको यहां बॉटम पे टच करूं, कर्व जरूरी नहीं होती टच होनी,
लेकिन जब मैं पॉलीगन ड्रॉ करूंगा तो मैं उसको टच करूंगा। अब यहां पे हम इसको अगर ऊपर यहां से भी ड्रॉ करेंगे तो चलेगा। ये इन सभी मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे और यहां पे भी हम थोड़ा राउंड टर्न करेंगे दिस वे दिस, एंड ये एक कर्व बन जाएगी जिसको हम, और यहां जरूरी नहीं है कि मैं इसको यहां टच करूं, ठीक है। ड्रॉ हिस्टोग्राम वैसे ही होंगे। यहां पे नंबर ऑफ ये क्या गिवन थे, रेजिडेंट्स, और बॉटम पे इनके एज ईयर्स गिवन थी कि 0 to 10 एज के बीच में हमारे पास कितने नंबर ऑफ रेजिडेंट्स हैं। 10 to 20 एज, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। इस एज ग्रुप के बीच में हमारे पास कितने नंबर ऑफ रेजिडेंट्स हैं। हिस्टोग्राम्स ड्रॉ किए हमने। हिस्टोग्राम्स ड्रॉ करने के बाद हमने हिस्टोग्राम्स के मिड पॉइंट्स जो थे उनके टॉप के मिड पॉइंट्स को हमने मार्क किया, और सभी मिड पॉइंट्स को मैंने फ्री हैंडेड जो है वो ड्रॉ किया, और हमारे पास एक कर्व बन गई। इस कर्व को हम फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व। और जब हमने इसको स्केल से ड्रॉ किया था और यहां इनके एंड पॉइंट्स को हमने एक्स एक्सिस पे ज्वाइन किया था तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया था। तो आपको फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में डिफरेंस पता लग गया होगा कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑजाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। देखो नेम ही हमें बताता है कि इसमें है क्या, फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व तो कर्व बताती है कि फ्री हैंडेड ज्वाइन होगी, लेकिन किस चीज की कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं उसकी क्यूमुलेटिव्स हम कैलकुलेट करेंगे, और क्यूमुलेटिव्स कैलकुलेट करने के बाद उसकी हम फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या आता है, ऑजाइव आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है ये डाटा गिवन है, देखते हैं कैसे कैलकुलेट होता है, फिर उसके बाद ऑजाइव या फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करते हैं। क्या डाटा है मेरे पास, फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन देयर स्टैटिस्टिक्स पेपर, ग्राफ दीज डाटा इन द फॉर्म ऑफ लेस देन ऑजाइव या मोर देन ऑजाइव। यानी कि टू टाइप से मैं ऑजाइव ड्रॉ कर सकता हूं या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ कर सकता हूं। वन इज लेस देन ऑजाइव या वन, एंड सेकंड इज मोर देन ऑजाइव। अब सबसे पहले हमारे पास ये डाटा गिवन है कि मुझे मार्क्स गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, बस इतना सा गिवन है। मार्क्स गिवन है 0 to 5, 5 to 10 मार्क्स, 10 to 15, 0 to 5 के बीच में 4 स्टूडेंट्स, और जिनके मार्क्स 5 और 10 के बीच में हैं वो 6 स्टूडेंट्स हैं। 10 to 15 में 10 है, 15 to 20 में 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 to 25 में 25, 25 to 30 के बीच में 22 स्टूडेंट्स, 30 to 35 में 18 एंड 35 to 40 के बीच में 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास डाटा गिवन है। सबसे पहले इस डाटा को अपने लेस देन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो या फिर इसे मोर देन में कन्वर्ट कर लो, ये चॉइस है, या मुझे एग्जामिनर ने कहा है मैं उसी वे में इसको कन्वर्ट करूंगा, अदरवाइज मेरी चॉइस है। इन प्रैक्टिस मोस्टली हम जब भी ऑजाइव ड्रॉ करते हैं हम लेस देन ऑजाइव ड्रॉ करते हैं, बट ये जरूरी नहीं है, हम मोर देन भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने डाटा को लेस देन टाइप में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको बताता हूं, ऑजाइव कैसे ड्रॉ होनी है वो नेक्स्ट देखते हैं। लेस देन, जब भी हमारा डाटा लेस देन में कन्वर्ट होगा हमारी फ्रीक्वेंसीज अल्टीमेटली क्यूमुलेटिव हो जाएंगी। कैसे, मेरे पास सबसे पहले आ गया 0 to 5, इसकी अपर लिमिट 5 है, तो मैं लिखूंगा लेस देन 5। मेरे पास लेस देन 5 कितने स्टूडेंट्स हैं, ये सारे के सारे 4 के 4 स्टूडेंट्स आ गए, दिस वन। अब सेकेंड क्लास मेरे पास है 5 to 10, कि 5 से लेके 10 तक जिनके मार्क्स 5 से 10 के बीच में हैं वो मेरे पास 6 स्टूडेंट्स हैं। इसकी अपर लिमिट क्या है क्लास की, 10। मैं लिखूंगा लेस देन 10। लेस देन 10 कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है लेस देन 10 का मतलब हो गया 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं। पहला मेरे पास लेस देन 5 है, इट मीन 0 to 5, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी 4। अब मैं बात कर रहा हूं कि लेस देन 10 यानी कि 0 to 10, तो 0 to 10 मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी है वो ऐड हो जाएगी, तो 4 + 6 इज 10। ये पहले 4 था, इसमें मैंने 6 ऐड किया, मेरे पास 10 आ गया। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा, नेक्स्ट क्लास है 10 to 15, अपर लिमिट इज 15, तो मैं कहूंगा लेस देन 15। अब लेस देन 15 का मतलब क्या हुआ, 0 to 15, तो 0 to 15 कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे,
0 to 15 ये सभी 0 to 15 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो इन सबको मैं प्लस कर लूंगा। इट मीन जो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 10, इसमें मैं नेक्स्ट ऐड कर लूंगा 10, तो मेरे पास ये 20 आ जाएगी। इस 20 में हम नेक्स्ट ऐड कर लेंगे 10, तो मेरे पास 30 आ जाएगी। इस 30 में हम नेक्स्ट 25 ऐड कर लेंगे तो 55 आ जाएगी। 55 में हम नेक्स्ट 22 ऐड करेंगे तो मेरे पास 77 आ जाएगी। 77 में मैं नेक्स्ट 18 ऐड करता हूं तो मेरे पास 95 आ जाएगी। 95 में मैं लास्ट 5 ऐड करता हूं तो ये 100 आ जाएगी, ये आगे। और यहां पे मेरे पास क्या आएंगी, यहां पे ऑल अपर लिमिट्स आ जाएंगी। सबसे पहले लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35 एंड लेस देन 40 आ जाएगा। ठीक है, चलो ये मेरे पास लेस देन 40 आ गया। अब इसमें एक चीज जो है वो बहुत ध्यान रखने वाली है कि सबसे पहली फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये सेम होगी, और इन सभी फ्रीक्वेंसी का जो मेरे पास टोटल है दैट इज 100, और इन सभी फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा दैट इज इक्वल टू द लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कि जो मेरी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो और फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये फ्रीक्वेंसीज हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इनका जो टोटल है दैट इज 100 एंड दैट इज इक्वल टू लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के इक्वल। ठीक है, एंड फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये सेम होगी। ठीक है, तो मेरा ये पूरा का पूरा जो डाटा है ये लेस देन टाइप में कन्वर्ट हो गया, लेस देन टाइप में, दिस टाइप में। ठीक है, अब इस पूरे डाटा को हम मोर देन टाइप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट्स सी। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, उसके बाद इनके अलग अलग से हम ओजाइव्स ड्रॉ करेंगे। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट, अब हम जब मोर देन टाइप की बात करेंगे, मोर देन टाइप, ये मार्क्स आ गया, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ गए। अब यहां पे हम जो चीजें लिखेंगे वो हम लोअर लिमिट लिखेंगे। लेस देन में मैंने अपर लिमिट्स लिखी थी, ये अपर लिमिट्स लिखी थी। मेरे पास इनका जो टोटल था दैट इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरे पास वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 100, वो 100 के इक्वल आएगी। लेस देन में जो लास्ट मेरे पास क्लास थी लेस देन 40, दैट इज इक्वल टू 100। यहां पे जो सबसे पहले होगी वही 100 के इक्वल होगी। यहां पे फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है और फर्स्ट क्यूमुलेटिव है लेस देन के केस में वो इक्वल होती है। मोर देन में क्या होगी, जो सबसे लास्ट है और यहां पे मेरे पास जो सबसे लास्ट है 5 वो सेम होगी, ये 5 सेम होंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, मैं इसको इरेज करता हूं फिर चेक करते हैं। सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा मोर देन 0, मोर देन 0। नेक्स्ट मेरे पास था 5 to 10, तो मैं कहूंगा मोर देन 5। नेक्स्ट था मेरे पास लोअर लिमिट 10, तो मैं कहूंगा मोर देन 10। नेक्स्ट लोअर लिमिट है 15, 20, 25, 30 एंड 35। तो हमारे पास यही होंगे, मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 20, मोर देन 25, मोर देन 30 एंड लास्ट वन इज मोर देन 35। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और मोर देन 0 का क्या मतलब है कि जिनके मार्क्स 0 से ज्यादा हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं, तो सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 से ज्यादा हैं। ठीक है, सभी के, क्योंकि सबसे जो कम मार्क्स वाले हमारे पास क्लास थी दैट इज 0 to 5, तो मोर देन 0, सभी स्टूडेंट मोर देन 0 हैं, तो इसीलिए मैंने यहां पे टोटल 100 लिख लिया। उसके बाद मैं एक एक करके ये फ्रीक्वेंसीज माइनस करता जाऊंगा। हमारे पास मोर देन 5 कितने हो जाएंगे, 100 में से मैं ये सबसे पहली फ्रीक्वेंसी 4 माइनस कर लूंगा, मेरे पास 96 आ जाएंगे। 96 में से हम ये 6 माइनस कर लेंगे, नेक्स्ट मेरे पास 90 आ जाएगा। 90 में से मैं 10 माइनस कर लूंगा, मेरे पास 80 आ गया। 80 से 10 माइनस कर लेंगे, हमारे पास 70 आ गया। 70 से हम 25 माइनस करेंगे, हमारे पास 45 आ गया। 45 से हम 22 माइनस करेंगे, हमारे पास 23 आ गया। 23 से हम 18 माइनस करेंगे, हमारे पास 5 आ जाएगा। एंड दिस 5 इज इक्वल टू लास्ट फ्रीक्वेंसी के इक्वल, और इनका जो टोटल है दैट इज जो सबसे पहली हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमारे पास लेस देन टाइप हो जाएगा, दिस इज मोर देन टाइप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब ओजाइव कैसे ड्रॉ होगी। अब ओजाइव ड्रॉ करनी है तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं लेस देन टाइप के साथ ओजाइव ड्रॉ करते हैं, लेस देन टाइप। अगेन बॉटम पे हमने मार्क्स लिख लिए,
मार्क्स हमारे 5 से शुरू हो रहे हैं एंड मैक्सिमम 40 तक जा रहे हैं। तो ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। और जो मेरी y एक्सिस है इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्ड की जगह हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे। तो 5 लेस देन 5 हमारे पास कितने स्टूडेंट थे? 4। तो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग यहां से मैं 4 चेक कर लूंगा, ये डॉट आ गया। नेक्स्ट लेस देन 10 मेरे पास वैल्यू 10 है, तो लेफ्ट साइड से 10 और ये बॉटम से भी 10, मेरे पास ये डॉट आ गया। नेक्स्ट मेरे पास लेस देन 15 वैल्यू 20 है, तो लेस देन 15 मेरे पास यहां से वैल्यू 20 आ जाएगी, दिस वन। नेक्स्ट इज लेस देन 20, 20 के कॉरस्पॉन्डिंग 30, बॉटम से 20 देखेंगे और लेफ्ट साइड से हम 30 चेक करेंगे, तो ये मेरे पास ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट 25 पे हमारे पास वैल्यू जो है वो 25 पे वैल्यू 55 आ जाएगी, 25 पे वैल्यू हमारे पास 55 आ गई, 30 पे वैल्यू हमारे पास 77 आ गई, सेम 35 पे वैल्यू 95 आ गई और 40 पे वैल्यू मेरे पास 100 आ गई, दिस वन। और इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करना है, 0 से स्टार्ट करना है, ये ध्यान रखना 0 से स्टार्ट करना है। इनको हम फ्री हैंडेड ज्वाइन करेंगे, स्केल से ज्वाइन नहीं करना, दिस वे, ठीक है। तो ये मेरे पास, इसको हम ओजाइव कहेंगे या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कह सकते हैं, क्योंकि ये हमने क्यूमुलेटिव्स ड्रॉ किए हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। अगर मैं आपको एक रफली ड्रॉ करके बताता हूं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व रफली कैसे ड्रॉ होगी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व अगर मैं रफली ड्रॉ करता हूं, मैं कहता हूं ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, हमने 0 से शुरू करना है और ये जब भी ड्रॉ होगी कि कुछ इस वे में ही ड्रॉ होगी, दिस, इस वे में, ठीक है। ये ऊपर नीचे जैसे मर्जी हो सकती है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि इसको हम ड्रॉ करते हुए ऐसे बॉटम वाली साइड नहीं आएगी कभी भी, कभी ये डिक्रीज नहीं होगी। हाँ, ये इक्वल हो सकती है, पैरेलल हो सकती है एक्स एक्सिस के, बट ये कभी भी डिक्रीज नहीं होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो कुछ इस टाइप के बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास मोर देन ओजाइव, यानी कि पहले हमने लेस देन ड्रॉ की थी, अब मोर देन। तो सेम 0 पे हमारे पास वैल्यू 100 है, ये 0 है और वैल्यू 100 है, ये डॉट आ गया। सेकेंड वैल्यू मेरे पास थी 5 के ऊपर 96, बॉटम पे 5 चेक किया और टॉप पे मैंने 96। थर्ड इज हमारे पास 10 पे 90, 10 पे 90, 15 पे 80, 20 पे 70, 25 पे 45, 30 पे 23 और 35 पे 5 आ गया। नेक्स्ट 35 के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो गैप है वो 5 के गैप है, तो 35 से 40 पे ये बॉटम पे यहाँ टच हो जाएगा। लेकिन टच नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी कर्व बना रहे हैं, ठीक है। कर्व जो है वो जरूरी नहीं है हम नीचे टच करें, लेकिन जब हमें पॉलीगन बनाना है तो जरूरी है कि हम उसको टच करें। तो अगेन फ्री हैंडेड में इन सभी डॉट्स को अगर ज्वाइन कर दूंगा तो हमारे पास कर्व जो है वो कुछ इस टाइप की बन जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, मोर देन ओजाइव कहेंगे, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है ये मेरे पास, ठीक है। अगर मैं दोनों कर्व्स को लेस देन और मोर देन को सेम ड्रॉ करूं तो मोर देन मेरे पास ये ड्रॉ हो जाएगी, ये मोर देन होगी, लेस देन मेरे पास ये ड्रॉ हो जाएगी, लेस देन ओजाइव, दिस वे में। और जहां पे ये मीट करते हैं, दिस पॉइंट जहां पे ये मीट करेंगे, दैट पॉइंट इज द मीडियन, वो पॉइंट मेरा मीडियन होता है। यानी कि जब हम मीडियन पढ़ेंगे कि मीडियन क्या होता है, कैसे ड्रॉ होगा, तो ग्राफिकली उसको हम इस वे में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को, ओजाइव को हम अगेन दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे मीडियन के साथ, जहां पे ये दोनों कर्व्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व मोर लेस देन एंड मोर देन मीट करेंगी, वहां पे ये मेरा मीडियन होगा, दिस इज द मीडियन, ठीक है। मार्क्स थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, लेस देन ओजाइव एंड मोर देन ओजाइव दोनों को मैंने सेम उस पर ड्रॉ किया, ठीक है। और जहां पे ये मीट करती है दैट इज मीडियन, उसको हम मीडियन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफरेंट शेप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व्स। तो देखते हैं, सबसे पहले सिर्फ कर्व्स पढ़नी है हमने और हमारे माइंड में पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास अगर नॉर्मल कर्व है या जिसको मैं सिमेट्रिकल कर्व कहूंगा, सिमेट्रिकल कर्व का क्या मतलब है कि डाटा सिमेट्रिकल है,
डाटा सिमेट्रिकल का मतलब, जैसे कि मैं आपको डाटा देता हूं कि मार्क्स दे रखे हैं, मार्क्स हैं 10, 20, 30, 40, 50 और इसके साथ मुझे फ्रीक्वेंसीज या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, कुछ इस वे में दे रखे हैं 10 और 10 रहने दो, कुछ इस वे में दे रखे हैं 1, यानी कि 10 मार्क्स एक ही बच्चे के आए थे, ये 2, ये 3, ये 2, ये 1, यानी कि इस वे में हमारे पास स्टूडेंट्स हैं कि स्टूडेंट्स जो थे वो पहले कम थे, फिर इंक्रीज हो रहे हैं, फिर मैक्सिमम पे आ गए, मैक्सिमम के बाद फिर वो डिक्रीज होके फिर वो कम होते गए। कुछ डाटा इस वे में था कि डाटा जो है वो स्टार्टिंग में कम है और वो इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि यहां पे ये मेरे पास जो है ये नॉर्मल कर्व, इसको मैं नॉर्मल कर्व भी कह सकता हूं और सिमेट्रिकल भी कह सकता हूं। सिमेट्रिकल यानी कि देखो सिमेट्री है, दोनों साइड जो है वो जितनी पेस से, जिस स्लोप से वो इंक्रीज हो रहा है, सेम स्लोप से वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम सिमेट्रिकल कहते हैं। सिमेट्रिकल कर्व है ये, लेकिन कर्व कौन सी है? फ्रीक्वेंसी। तो सिमेट्रिकल कर्व या नॉर्मल कर्व फ्रीक्वेंसी कर्व है। जिस स्लोप से ये इंक्रीज हो रही है, मैक्सिमम पे आ गई, उसी स्लोप से ये डिक्रीज हो जाएगी। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है जिसकी लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे इक्वल डाटा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल, या फिर इसको हम कई बार बेल शेप भी कह देते हैं। बेल, घंटी होती है ना, मंदिर में घंटी है, बेल शेप्ड कर्व, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कर्व, नॉर्मल कर्व, ये जो फ्रीक्वेंसी कर्व है ये नॉर्मल कर्व है या सिमेट्रिकल कर्व है, बेल शेप है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे पास सेकंड शेप है इसकी, क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी की, जिसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव स्क्यूड कर्व या एसिमेट्रिकल। पहले सिमेट्रिकल थी, अब सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिकल है, ठीक है। एसिमेट्रिकल कर्व। अब इसमें क्या है? इसमें मेरे पास ये है कि जो डाटा मुझे गिवन है, स्टार्टिंग में डाटा एकदम से इंक्रीज हो रहा है, एकदम से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, स्लोली डिक्रीज कर रहा है डाटा हमारा। जो कर्व है, फ्रीक्वेंसीज की जो वैल्यूज हैं, फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू स्टार्टिंग में एकदम से इंक्रीज होगी, फिर मैक्सिमम तक आ गई, उसके बाद धीरे धीरे वो डिक्रीज कर रही है दिस वे में। तो ये क्या है? ये स्क्यूड है। पॉजिटिवली स्क्यूड क्यों कहूंगा इसको मैं? क्योंकि ये हमारे पास राइट साइडेड स्क्यूड है, राइट साइड, ये हमारी राइट साइड है, राइट साइड स्क्यूड दिस वे में, ये, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? स्क्यूड टू द राइट साइड, राइट साइड को स्क्यूड है, और इसको मैं पॉजिटिव स्क्यूनेस भी कह सकता हूं, पॉजिटिव स्क्यूनेस, ठीक है। अब इससे पहले वाली जो सिमेट्रिकल थी, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, अगर मैं इसकी बात करता हूं, चलो मैं कहता हूं ये मेरे पास जो थी ये सिमेट्रिकल है, सिंगल टॉप है, यहां पे जो बिल्कुल टॉप है मैंने वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो इस जो ये मेरे पास डाटा है, ये जो डाटा है इसका मीन, एवरेज इस पॉइंट पे होगा, ये एवरेज होगा, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की जो इस पॉइंट पे वैल्यू है दैट इज मीन, और इसी पॉइंट पे मीडियन होगा, सेम पॉइंट पे मोड होगा। यानी कि मेरे पास जब सिमेट्रिकल डाटा है, ये नॉर्मल कर्व है या सिमेट्रिकल कर्व है, इन दैट केस मीन, मीडियन, मोड ऑल जो हैं वो इस पॉइंट पे, मिडिल पॉइंट पे लाई करेंगे, ठीक है। चलो अब मेरे पास ये सेकंड डाटा था जो कि पॉजिटिव स्क्यू थी, पॉजिटिव स्क्यूनेस है या फिर राइट साइडेड स्क्यूड है। इन दैट केस, इस केस में मैं डाटा लिख के देता हूं, अगेन मैं मार्क्स की बात करता हूं, ये मार्क्स हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, कुछ इस वे में थे। अब यहां पे अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करता हूं, तो यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की के लिए मैं कहता हूं सबसे पहले मेरे पास जो वैल्यू थी दैट इज 5, और यहां पे मेरे पास जो वैल्यू है दैट इज 25। नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास जो है दैट इज 20, नेक्स्ट इज 15, देन 7, देन 2। तो आप ये चेक करोगे कि वैल्यू 5 to 25 एकदम से इंक्रीज होगी, उसके बाद वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज करगी, ठीक है। नाउ अब इस केस में मैं मीन मीडियन मोड की बात करता हूं, तो इस केस में मीन मीडियन मोड कहां होगा? सबसे पहले जो टॉप है, ये जो बिल्कुल हाइट पे है, बिल्कुल टॉप है, दैट इज मोड। ये पॉइंट मेरे पास मोड होगा, यहां से मैंने ड्रॉ किया ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज मोड, मोड को Z से नोट करते हैं। व्हाट इज मीडियन? मीडियन मीन मिड,
तो यानी कि ये जो कर्व है मेरे पास, इसका मिड मेरे पास अप्रोक्सीमेट यहां पे मिड होगा, ये मिड है, ये मेरे पास मिड है, इसको मैं मीडियन कहूंगा, मीडियन एम से डिनोट होगा। मीन क्या होगा? एवरेज। ये मेरे पास एवरेज होगी, दिस पॉइंट इज एवरेज, एवरेज जिसको मैं मीन कहूंगा, दिस वन। यानी कि जब मेरे पास पॉजिटिव स्क्यूनेस है, राइट साइड जो है वो स्क्यूड है, तो जिसको हम पॉजिटिव स्क्यूनेस स्क्यूड कर्व भी कहते हैं, पॉजिटिव स्क्यूड कर्व, इन दैट केस मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। मीन सबसे बड़ी वैल्यू होगी, मान लो ये 30 है, ये 35 है, ये 40 है, तो मीन सबसे ग्रेटर वैल्यू होगी, मीडियन उससे स्मॉलर होगा, मोड सबसे स्मॉलर होगा। इस चीज को मैं दोबारा भी एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको मीन, मीडियन, मोड सब कुछ समझा चुका हूंगा। ठीक है, फिलहाल मैं कर्व की शेप्स की बात कर रहा हूं कि कर्व कैसे शेप है, ये चीजें बताने पे आपको याद हो जाएंगी शेप्स ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरे पास शेप आती है जिसको मैं नेगेटिव स्क्यूड कर्व कहूंगा, और ये लेफ्ट साइडेड स्क्यूड होती है। ठीक है, लेफ्ट साइडेड यानी कि स्लोली स्लोली इंक्रीज करेगी स्लोप, ये धीरे धीरे, और जैसे ही टॉप पे आएगी एकदम से गिर जाएगी ये। ठीक है, तो इन दैट केस दिस इज स्क्यूड टू द लेफ्ट एंड नेगेटिव स्क्यूनेस, जो बिल्कुल टॉप है दैट इज द मोड। इस पॉइंट में मेरे पास मोड है, और मीडियन दैट इज द मिड, ये मेरा मीडियन है, मीडियन, और यहां पे मेरी एवरेज होगी x बार। तो इन दिस केस मीन इज लेस देन मीडियन इज लेस देन मोड, मोड सबसे ग्रेटर होगा नेगेटिव स्क्यूड कर्व में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है कुछ ग्राफ इस शेप का होता है, जिसको हम बाई मॉडल कर्व कहते हैं। मॉडल यानी कि मोड, मोड बाय मतलब कि इसमें 2 मोड्स हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 टॉप्स हैं। ये देखो मेरे पास कर्व जा रही है, ये मैक्सिमम हो गया, फिर हो गया, फिर इधर को मैक्सिमम हो गया, फिर डिक्रीज करके बाई मॉडल, ये टॉप है, ये टॉप है, 2, तो बाय मॉडल कर्व कहते हैं इसको। बाय मॉडल यानी कि बाय मतलब 2, मॉडल मतलब इसमें 2 मोड्स हैं। ठीक है, तो दिस इज बाय मॉडल कर्व। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आज सिर्फ हमने डायग्राम्स देखे थे कि डायग्राम्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ओजाइव क्या होता है, हिस्टोग्राम्स क्या होता है, बार डायग्राम्स क्या होता है, या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चे। ठीक है, आई थिंक आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। तो थैंक यू बच्चे, एंड जय हिंद।